देखिए, हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अब अगला रिएक्शन है, हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और प्रतिस्थापन की इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो कुछ भी पूछेगा हम यही लिखेंगे। लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत छोटी डिफिनीशन है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? तो हमारा ये रिएक्शन है Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आयरन जो है ना Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील मतलब कि तत्व है, और ये कॉपर का यौगिक है कॉपर सल्फेट। Fe क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके इसका स्थान खुद ले लेगा। देखिए Fe प्लस CuSO4 क्या हो गया, Fe कॉपर की जगह कौन आ गया, Fe, तो FeSO4 प्लस अलग कौन हो गया, Cu। ये धातुओं की क्रियाशीलता, ये हमको अगले चैप्टर में, अभी सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। क्रियाशीलता हमको याद भी करना पड़ेगा, तो अभी सिर्फ इतना ही जानिए। और मतलब कि कक्षा 8 में हम पढ़ चुके थे कि सक्रियता श्रेणी वही क्रियाशीलता, मतलब तो धातुओं की क्रियाशीलता का वही टेबल है। तो अगर हो पुराना तो देख लीजिएगा, वरना तीसरे चैप्टर में तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपके NCERT में फिगर है 1.8a, NCERT के बुक में ये फिगर यहाँ पे बनेगा, तो बना लीजिएगा देख के बुक से। तो इस अभिक्रिया में लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। क्या करते हैं हम ना, लोहे की कील Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो लोहे की कील, लोहा तो देखे ही होंगे, और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। तो जब हम इसमें लोहे की कील डालते हैं तो होता क्या है कि फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यही लिख रहा है कि इस अभिक्रिया में लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग फेरस सल्फेट बनने के कारण हरा हो गया। क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालते हैं, तो क्या होता है, तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है तथा कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग फेरस सल्फेट बनने के कारण हरा हो जाता है। क्लियर? इस अभिक्रिया में क्या है, कौन रिप्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट कॉपर के यौगिक से कॉपर को कौन रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कौन कर रहा है, तो आयरन कर रहा है। इसलिए Fe कॉपर से अधिक सक्रिय तत्व है। एक और उदाहरण है हमारा Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। रिएक्शन देख के ही पता चलेगा कि कॉपर और जिंक में कौन अधिक क्रियाशील होगा। तो कॉपर को जिंक रिप्लेस कर दे रहा है, इसलिए जिंक क्या होगा, कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा। लेड प्लस CuCl2 कॉपर का यौगिक है, कॉपर का साल्ट है, और लेड से रिएक्शन कराते हैं तो लेड भी कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को हटा के उसका स्थान ले लेगा, बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। ठीक है? इसमें क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, अतः वे कॉपर को उसके यौगिक यानी लवण से विस्थापित कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना है हमको। तो हमारे यहाँ पे पहले चैप्टर का मतलब ये है कि सिर्फ हम डिफिनीसन जानें और कुछ रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में याद करें। तो नाम सबका पता होना चाहिए, जिंक, ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर, लेड, कॉपर क्लोराइड मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड, लेड क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, कॉपर। ठीक है? इसके बाद अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी
यह आयनिक पदार्थों के बीच में होगी, मतलब उन पदार्थों के बीच होगी जो आयन से मिलके बने होते हैं, और आयन्स दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण ले लें हम, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड देख लेंगे ध्यान से थोड़ा सा। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है तथा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर अभिक्रिया में अवक्षेप भी मिल रहा है, अवक्षेप का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और जाके नीचे इसी में बैठ जाता है, मतलब कि जिस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो इसीलिए अवक्षेप प्राप्त होने के कारण अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। कहने का मतलब वह द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन है हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस जलीय विलयन, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन, दोनों का रिएक्शन होगा, बनेगा 2NaCl + BaSO4। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा? अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन से। सोडियम आयन का फार्मूला हम जानते हैं, Na पर 1+, संख्या कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सल्फेट आयन SO4 पर 2-, बेरियम आयन Ba पर 2+, क्लोराइड आयन Cl पर 1-। तो इसका धन आयन इसके ऋणायन के साथ जाएगा और इसका ऋणायन इसके धन आयन के साथ जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम और सल्फेट मिलके क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ये अवक्षेप है, जहाँ पे अवक्षेप बनता है ना, ये तीर नीचे की तरफ होता है, और गैस बनेगा तो यही तीर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। क्लियर? ठीक है कि चूँकि इस अभिक्रिया में आयनों के विनिमय एक्सचेंज होता है, आपस में आयनों के विनिमय से उत्पाद का निर्माण होता है, अतः इस अभिक्रिया को आयन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। चूँकि इस अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से उत्पाद का निर्माण होता है, अतः इस अभिक्रिया को आयन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? लास्ट है हमारा सबसे आखिरी रिएक्शन, उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन होता है या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो वृद्धि कब होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन का ह्रास कब होगा, जब उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। ह्रास होता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे उदाहरण हम ले लें, C+O2 CO2, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। 2Cu + O2 CuO बन रहा है, CO बनने की वजह से, मतलब जब गर्म कापर को ऑक्सीजन उस पर प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा मिलता है कापर का ऑक्साइड। तो कापर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कापर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। CuO + H2 हीट Cu + H2। अगर इसमें पूछा जाए कि किसका उपचयन हो रहा है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि H2 में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन में जुड़ा, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्लियर? तो अगला है हमारा अपचयन, या उसी का एक और नाम होता है अवकरण, रिडक्शन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है, उल्टा होता है ऑक्सीकरण का सीधे, कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या था, या उपचयन में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, उपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन। ठीक है, ये दोनों हमको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। बहुत ही हल्का, मतलब थोड़ा सा है, ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हमारे जितने भी रिएक्शन इसमें आएंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संबंधित ही होंगे, वरना ऑक्सीकरण अपचयन का एक डिटेल चैप्टर है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे बस यही थोड़ा सा जानेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। क्लियर। एक और इसी का उदाहरण फिर वही हम लिख रहे हैं, CuO कॉपर का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो Cu प्लस H2O बनेगा। वहाँ बताए थे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। लेकिन CuO है तो Cu से ऑक्सीजन, Cu को ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है, मतलब निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा Cu का अपचयन, तो CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। अगली हेडिंग है हमारा अपचयन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिला करके बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। केवल ऑक्सीकरण, उपचयन या केवल अपचयन की कोई अकेली प्रक्रिया नहीं होती। कहने का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन होगा तो सिर्फ ऑक्सीकरण या सिर्फ अपचयन, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जहाँ पे ऑक्सीकरण होगा वहीं पे अपचयन भी होगा, मतलब जिस रिएक्शन में अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। ये एकदम कन्फर्म है। अकेला ऑक्सीकरण या अकेला अपचयन कुछ कहीं भी किसी भी रिएक्शन में नहीं होता है। अतः वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये डिफिनीशन हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यही हमारा एग्जाम्पल फिर वही वाला ले रहे हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। वही बता CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या होगा, अपचयन, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, मतलब उल्टा। जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहते हैं। इंग्लिश होता है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका होता है रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे समझ लें, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी उपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर अगला एक और एग्जाम्पल है हमारा ZnO प्लस C Zn प्लस CO। जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, उपचायक, और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। ठीक है। फिर अगला एक और उदाहरण है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल हमारा MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन है हमारा। MnO2 अपचयन, Mn से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसलिए MnO2 का क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। और HCl हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पे HCl से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यह उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको बताना है, अब यहाँ पे हम लिखे नहीं है कि कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक है, तो आप लोग क्लियर करके यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन एक और है, इसका आंसर दीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अब दो और हेडिंग है हमारा, लास्ट पढ़ना है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, मतलब ऑक्सीकरण का अनुप्रयोग पढ़ना है।
तो सबसे पहले संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है, मतलब धीरे धीरे वह खराब होती जाती है तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। अथवा एक और डिफिनीशन है, अम्ल, वायु, नमी आदि की उपस्थिति में किसी धातु का धीरे धीरे क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। दोनों डिफिनीशन है, जो अच्छा लगेगा याद कर लीजिएगा, लिखना है वही। उदाहरण जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, यह संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी होता है ना, चांदी वायुमंडल में जो सल्फ़र होता है, जब सल्फ़र का रिएक्शन चांदी से होता है तो चांदी काली हो जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, कलर चेंज होकर के हरा हो जाता है। संक्षारण के कारण नुकसान क्या होता है, तो संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो अब उससे बचना भी ज़रूरी है। तो संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, या गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है। और सबसे लास्ट हेडिंग है, और ये दोनों संक्षारण और ये वाली हेडिंग विकृति गंधिता, ये दोनों हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा शॉर्ट नोट पूछता है एग्जाम में, तो पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। एक एक लाइन का, ज़्यादा बहुत बड़ा डिफिनीशन नहीं है। लिखा है कि वसायुक्त मतलब जिसमें तेल होता है, वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री, इसमें चर्बी हो, फैट। वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री मतलब जो खाद्य सामग्री तेल से बनी होती है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में मतलब उसका मतलब कि टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और स्मेल भी बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। मतलब टेस्ट, स्वाद भी ख़राब हो जाए, गंध भी ख़राब हो जाए। तो तैलीय जानते हैं कि उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, और वसा और तैलीय मतलब तेल में अगर बना हुआ कोई चीज़ होता है, तेल में तला हुआ, अगर वायु के संपर्क में आता है ना, कुछ देर के बाद क्या होता है, उस कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है। तो ख़राब क्यों हो जाता है, इसलिए कि वायु के संपर्क में आने से वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है या उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद भी बदल जाता है और स्मेल भी मतलब कि अच्छी स्मेल नहीं होती है, ख़राब आती है। तो इसी मतलब प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। डिफिनीशन यही है, एक लाइन की याद कर लीजिएगा, 2-3 लाइन है। वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। तो कैसे रोकेंगे इसको, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मार्केट में, जो बेंजोइक एसिड, ऐसे करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो ऑक्सीकरण क्रिया होने ही नहीं देगा, तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके ऐसी जगह रखें जिसमें वायु का प्रवेश ही न हो, शीतलन करके जैसे फ्रिज में रख करके ऑक्सीकरण को हम रोक सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, इसका एक सीधा एग्जाम्पल मार्केट में दिखाई देता है कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन न हो और ज़्यादा दिन तक चिप्स हमारा रह सके। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है, और एक दिन और है उसका एक्सरसाइज सॉल्व करा करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।